आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप डिबेट सनम के साथ। और इस डिबेट के दौरान हम कई पहलुओं को उजागर करने की कोशिश करते हैं। हम बार बार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा मुद्दा और मकसद यही होता है कि जहाँ जहाँ सरकार को कमी रही है उस पहलू को उजागर करके सरकार उस जगह पे उस कमी को दूर कर सके। आज भी हम डिबेट में बड़ा मुद्दा उठा रहे हैं। ये हम अपने वालिदैन का, अपने बुज़ुर्गों का मुद्दा उठा रहे हैं। ये हम हमारी सोसाइटी में एक बड़ा तबका जो है, हमारे आसपास जो बड़ा तबका है जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, नेचुरली हुआ है या कश्मीर के हालात में फिज़िकली चैलेंज हुआ है, उनका मुद्दा उठाते हैं इस उम्मीद के साथ कि सरकार ने जो नया फरमान जारी किया है उस फरमान को ज़मीनी सतह पे पूरी तरह से खरा नहीं उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद कर रहे हैं और इसी फरमान के पस मंज़र में अपने नाज़रीन को हम इब्तिदा में ही बताते चलें कि इस सारे फरमान के आसपास हमारा जम्मू कश्मीर का सोशल वेलफेयर महकमा घूमता नज़र आ रहा है। और आज हमने इसी फरमान के पस मंज़र में जब कश्मीर में डायरेक्टर सोशल वेलफेयर से बात की, हमने उन्हें कॉल किया, हमने उन्हें बताया। जो ही हमने उन्हें बताया कि हम इस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं तो उनका फ़ोन कट गया और उसके बाद उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ गया। अब न जाने खुदा जाने वो डिलिबरेटली कटा या उनकी बैटरी ख़त्म हुई, लेकिन हम कोशिश कर रहे थे कि हम उनसे जानें, उन तक की बात पहुंचाएं। बात हमारी अधूरी रह सकी। टेलीविज़न एक माध्यम है, एक ज़रिया है। हम इस ज़रिए जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर से लेकर दूसरे अरबाब इक़्तिदार तक ये बात पहुँचाना चाहते हैं और ये सरकार का ही हुक्मनामा है। सरकार जम्मू कश्मीर में जो बुज़ुर्गों को पेंशन देती है, पहले तो मोदी जी की मेहरबानी है कि मोदी जी ने इन बुज़ुर्गों को, जिनको ज़िंदगी के उस स्टेज पे जहाँ पैसा 1000 रुपया 500 रुपया बहुत वैल्यूबल होता है, उस स्टेज पे उन्हें मदद के लिए उन्होंने रुपया 1000 का पेंशन दिया। उस पेंशन के साथ साथ कुछ हमारे जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनकी भी मदद के हवाले से उन्होंने कुछ उनका जो मदद कह सकते हैं हम वो किया। लेकिन जम्मू कश्मीर में सरकारी सतह पे, ग्राउंड पे इस सारी जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की स्कीम है उस स्कीम का बिल्कुल विपरीत किया जाता है, अपोजिट किया जाता है। अब हम मिसाल देंगे, सरकार इन बुज़ुर्गों को जो उम्र के उस हिस्से में हैं जहाँ कहीं उनकी औलादें नहीं हैं, जहाँ उनका कोई मदद करने वाला नहीं है, सरकार ने रुपया 1000 उनको मंथली बतौर पेंशन स्कीम दिया। इसके साथ साथ जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर का सोशल वेलफेयर महकमा दोबारा रिवेरिफिकेशन कर रहा है और इस रिवेरिफिकेशन के मामले के बाद कई जो उस रिवेरिफिकेशन में मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे हैं। जैसा कि रिवेरिफिकेशन में आज इन बुज़ुर्गों को, इन फिज़िकली चैलेंज लोगों को बताया जाता है कि आप डॉक्टर्स बोर्ड की दोबारा सर्टिफिकेट ले आएँ कि आप बुज़ुर्ग हैं या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं। ये एक है। इसके साथ साथ इन्हें बताया जाता है कि कोर्ट से जाइए, किसी जुडिशरी जज साहब से बाज़ाब्ता तौर पर एफिडेविट लाइए। और इससे पहले ये होता था कि नोटरी वगैरह करा के एफिडेविट चल जाता था। और इसमें जो 7 फॉर्मेलिटीज़ हैं जो रिवेरिफिकेशन के नाम पे इन बुज़ुर्गों का आमतौर पे हम कहें तो इस्तेसाल किया जाता है, क्योंकि 70-80 साल की उम्र में पूरा दिन किसी बुज़ुर्ग को अदालत में खड़ा रखना, पूरा दिन किसी बुज़ुर्ग को CMO के ऑफिस जाना, वहाँ जो फिज़िकल बोर्ड के सामने रखना, और वहाँ जब वो बुज़ुर्ग जाए तो उसको बताया जाएगा कि हफ्ते में 1 दिन लगता है फिज़िकल बोर्ड, तो उस हफ्ते के उस दिन जाए तो वहाँ बड़ी तादाद में भीड़ हो तो उस बुज़ुर्ग को उस भीड़ के धक्के खाना। जब जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं इस पर मुझे भी एतराज़ है, इस पर हम हर उस शख्स को एतराज़ होगा जो हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे आसपास सोसाइटी में जो फिज़िकली चैलेंज लोग हैं उनकी अहमियत समझता होगा। तो यही मुद्दा आज हमने उठाया है इस उम्मीद के साथ कि सरकार सुनेगी, और हम सुनिए सरकार बताते रहते हैं कि मामला ज़मीनी ये है। इस मुद्दे पर आज मेरे साथ थोड़ा सा इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जावेद अहमद साहब हैं। जावेद अहमद चूँकि बहुत से लोग इन्हें जानते हैं, वो इस मुद्दे पे बहुत काम करते हैं और फिज़िकली भी ख़ुद भी ज़िंदगी के एक तलख़ तजुर्बे से गुजर चुके हैं। फ़ारूक त्राली मेरे साथ मौजूद है, सिविल सोसाइटी से हमारे साथ मौजूद है, और हमारे साथ शफीक मीर साहब हैं। सबसे पहले जावेद साहब से मैं जानना चाहूँगा। जावेद साहब खुशामदीद, शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती समय, कीमती वक्त मुझे दिया। ये जो रिवेरिफिकेशन के नाम पे क्या वाकई में जो हमारे फिज़िकली चैलेंज लोग हैं या हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें एक तरह से हम कह सकते हैं कि दिक्कतों का सामना कराना पड़ता है? शुक्रिया सनम, ये बहुत ही अहम मुद्दा है और हमें इस पे बार बार बात करनी चाहिए। जो इस वक्त एक सर्कुलर
कहा गया कि जिस्मानी और जहनी तौर माजूर अफराद और बुजुर्ग जो भी पेंशन ले रहे हैं इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी पेंशन के अंडर स्कीम के अंडर, तो उनको रीवेरिफिकेशन की जाएगी। हम सरकार के साथ है। ये इम्पोर्टेंट है कि हमें एक अच्छा डाटाबेस होना चाहिए कि कितने लोग पेंशन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं। लेकिन जो ये इस वक्त हम देख रहे हैं कि ई गवर्नेंस का सिस्टम है, ये हमारे सबके हाथों में नहीं है। अगर हम माजूर अफराद की बात करें तो हम सिर्फ व्हील चेयर या बैसाखी वाले बंदों की बात नहीं कर रहे हैं, हम नाबीना लोगों की बात कर रहे हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बोल सुन नहीं सकते हैं, हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो सेरेब्रल पाल्सी के शिकार है, एक ही जगह सालों से सोए हुए हैं, बेड रिडन लोग हैं या स्ट्रोक पेशेंट्स है। तो ये मामला एक का नहीं है, ये हजारों टाइप की मामलात है जो एक अम्ब्रेला के तहत पेंशन ले रहे हैं। अगर हम बच्चों की बात करें तो इसमें हर वालिद, मैं जरा आपको रोकना चाहूंगा। आप एक हादसे के बाद इस फिजिकली थोड़ा सा है, मैं जानना चाहूंगा जब आप किसी दफ्तर जाएंगे कितनी परेशानी आपको होती है। मैं तो जानता हूं लेकिन हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे कितनी परेशानी आपको होती है, किस तरह से पहुंचते हैं सरकारी दफ्तर में। जब हम सरकारी दफ्तर पहुंचते हैं तो पहले हमारे 100 सवालों के जवाब हमें देने पड़ते हैं। क्लर्कल इश्यूज नहीं, आप घर से निकलेंगे कितनी डिफिकल्टीज है आपको, जो व्हील चेयर वगैरह, उसके बाद ऑफिस की बिल्डिंग तक पहुंचने में कितनी डिफिकल्टी। जी, वही मैं बात करता हूं कि मैं बहुत सारे ऑफिस में जब हम घर से ही जाते हैं तो पहले हमें ट्रांसपोर्ट स्पेशल लेना पड़ता है, क्योंकि हमें आम ट्रांसपोर्ट में हम किसी को रोक नहीं सकते हैं, कोई हमारे लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है, पैसेंजर गाड़ी हमें उठाने के लिए तैयार है ही नहीं, क्योंकि हमारी व्हील चेयर उठानी पड़ेगी, हमें अंदर बैठने में थोड़ा टाइम लगेगा। आज इतनी जोरों की जिंदगी चल रही है कि आपके लिए किसी को 5 मिनट का वक्त नहीं है कि आपके लिए आम पैसेंजर गाड़ी रुक जाए। फिर जब हम पहुंच जाते हैं तो पहले ही सवाल ये होता है कि आप क्यों आए हैं, और हमारे लिए सिविल सेक्रेटरी के दरवाजे से ही सिक्योरिटी वाले अंदर फोन करते हैं कि बंदा साइकिल पे है, बंदा व्हील चेयर पे है, बंदा इस टाइप का है। 2000 लोग हमारे सामने से गुजर जाते हैं, पहले हमारे लिए 100 क्वेश्चन होते हैं क्यों आना है, उसको फोन करो जिसके लिए आपको काम करना है। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इंसान ही नहीं है, हम दूसरे किसी आप हमारी सोसाइटी के हिस्सा हैं, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग जो हैं जावेद साहब, ये नहीं, आप हमारी सोसाइटी का हिस्सा हैं और आपका कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। माना कि एक आपको एक तकलीफ हुई, उसके बाद ये सब कुछ हुआ, हालात से जो कुछ भी हुआ, लेकिन आपको हम इग्नोर कौन कर सकता है। आप जितना कंट्रीब्यूट सोसाइटी में कर रहे हैं इतना तो पढ़े लिखे जनरल बात कहता हूं, मैं फिजिकली जो फिट लोग हैं इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे जितना। या अगर हम इवन सोशल वेलफेयर की बात करें, हमारा डायरेक्टर जो सोशल वेलफेयर का है वो पहली मंजिल पे है, वहां पे हमें रुकना पड़ता है कि कौन हमारी मदद के लिए आएगा, हमें व्हील चेयर के साथ ऊपर ले जाएगा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो हमारे डीसी ऑफिस है, जो हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिस है, वो टॉप फ्लोर्स पे है। कहीं कहीं इतनी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है कि हमें दूसरे लोगों की मदद करने की मैं थोड़ा सा वक्त अपने दूसरे गेस्ट को दे दूं। फारूक जावेद साहब, मैं थोड़ा सा गेस्ट अपने दूसरे गेस्ट है मेरे साथ, फारूक त्राली भी है, शफीक मीर भी है। मैं पहले फारूक त्राली के पास जाना चाहूंगा। फारूक साहब, बहुत बहुत खुशामदीद। ये जो सरकार रीवेरिफिकेशन कर रही है, पिछली सरकार ने जब इनको ये ₹1000 दिया जाता है, ये इसके भी बाज़ाब्ता तौर पे वेरिफिकेशन हुई होगी तब क्या आज जो रीवेरिफिकेशन है इसके पीछे मैं समझना चाहता हूं मंशा क्या है उन लोगों की जो ये रीवेरिफिकेशन करा रहे हैं। कहीं हमारे हेल्म ऑफ अफेयर्स पे वो लोग तो नहीं बैठे हैं जो डिलिबरेटली लोगों को परेशान नहीं करें। देखिए, इनने पिछली बार आधार कार्ड नहीं था, मान लेते हैं उस आधार कार्ड पिछली बार जब इनका होगा नहीं होगा, तब इनने बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर ने इसको चेक किया होगा बुजुर्ग को, तब उसके बाद या फिजिकली चैलेंज्ड है, उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे इनका जो बैंक का पासबुक वगैरह होगा वो भी उसी के बैंक का होगा, इनके पास जो एफिडेविट होगा वो भी बाज़ाब्ते ने दिया होगा। तो आज ये रीवेरिफिकेशन जो है, माना 2-4 लोगों से कहीं गलत हुआ होगा, 2-4 लोगों ने फ्रॉड की होगी, लेकिन पूरे सिस्टम को फिर इसके जरिए कोलैप्स करना ये कहां तक जायज है?
सनम जी, आपको और नाजरीन को मेरी से हदीस, जिस मुद्दे पे आज आप बात करना चाहते हैं और मुझे इन्वाइट किया गया इस पे बात करने के लिए, मैं इन जनरल इस पे बात करूंगा, किसी खास जुमरे की मैं बात नहीं करूं। सोशल डिपार्टमेंट, जिससे हम उर्फ आम में समाजी बहबूद महकमा कहते हैं, ये गवर्नमेंट ने पिछले कई सालों से वीकर सेक्शन, डाउन ट्रॉडन, बेवाऊ और लाचार बेयार और मददगार अफराद के लिए एक पेंशन स्कीम लागू की, जिसका हम वेलकम करते हैं। मगर बदकिस्मती से पिछले 1-2 माह पहले सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने तमाम इन पेंशनर्स को ऐसे कागजात लाने के लिए कहा गया जो इनके बस की बात नहीं है। इन पेंशनर्स की एक 80 साला बूढ़ा, एक 80 साला खातून जो बेयार मददगार है, जिसको कोई सहारा देने वाला घर में नहीं, उससे कहा गया कि आप जन्म सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट लाओ, मेडिकल सर्टिफिकेट लाओ, और इसी तरह उनको इस जाड़े के मौसम में, सर्दियों के मौसम में एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने के लिए बहुत से कठिन मुश्किलात में उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही। फिर जब आउटक्राई हुई सोशल एक्टिविस्ट की तरफ से, इन पेंशनर्स की तरफ से, तो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर, एक ऑर्डर निकाला कि हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की है सोशल मीडिया पे, जिसको ये कंसर्न पेंशनर्स, बूढ़े, देवाएं और जो फिजिकली एबल्ड लोग हैं या दूसरे जो इसमें जुमरे में आते हैं, उनसे कहा गया कि आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती का और सितमगरीबी का ये मुकाम है कि जो सारे लोग मुझे मिले, जो ये पेंशनर्स हैं मेरे एरिया की, लेकिन ये ऐप ही काम नहीं कर रही है। जब मैंने कंसर्न ऑफिसर्स, जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर से बात इस बारे में की और दूसरे मीडिया पर्सन से इस बारे में बात की, तो उनसे कहा गया कि ये 5-6 दिन के अंदर एक्टिवेट हो जाए। ये ऐसा जुल्म और जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मैक्सिमम हायर लेवल पे मतलब रियासती जम्मू और कश्मीर, या जिसे रियासती जम्मू कश्मीर, इसके रहने वाले नहीं है, आउटसाइडर्स हैं, उनको यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन पता नहीं, यहाँ के मौसमी हालात पता नहीं, ये किनको दिया जाता है ये पेंशन, तो उनकी हालत क्या है, क्या उनको ऑफिस तक ले जाने के लिए घर में कोई है, क्या वो स्पेशली एबल्ड तो नहीं है, जिनको मुश्किलात उठाने पड़ते हैं एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस दर दर की ठोकरें खाने के लिए। और मुझे ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मिडिल रंग जो हमारी ऑफिसर्स हैं, दे आर फ्रॉम अवर सोसाइटी, दे आर फ्रॉम अवर ड्यूटी, मगर या तो गवर्नमेंट उनके सजेस्टिव जो उनके सजेशंस है, या तो वो नहीं देते हमारे लोकल ऑफिसर कि गवर्नमेंट को हायर ऑफिस को क्या करना चाहे, इस बारे में कैसे ऑर्डर निकालने चाहे कि कैसे ये फिर रजिस्टर हो जाए। हम इसकी मुखालफत नहीं कर रहे हैं कि ये रिवेरिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। ये सच बात है कि ऐसे बहुत सारे लोग इसमें होंगे जो इसके हकदार नहीं थे। रिवेरिफिकेशन जरूरी है, मगर इस रिवेरिफिकेशन को इतना आसान इन बुजुर्ग जो ओल्ड एज में है, जो डिसेबल्ड है, या और कोई मतलब सहारा देने वाला इनके घर में कोई नहीं है, जो अकेले फारूक साहब, हाँ जी, रीवेरिफिकेशन जरूरी है, रीवेरिफिकेशन के तरीके हैं, वो डिपार्टमेंट को खुद करनी है। मैं जरा शफीक मीर मेरे साथ हैं, शफीक मीर पंचायती रिप्रेजेंटेटिव है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव है, इनके इलाके में या इनके वो जो एरिया है उसमें भी ये सब लोग होंगे। शफीक साहब, आप तक मेरी अगर आवाज आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है। मैं आपसे एक बात समझना चाहूंगा, आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, आप पंचायती जो निजाम है उसके नुमाइंदे हैं, सरकार को रिवेरिफिकेशन करनी है तो पंचायतों से कराई जा सकती है। सरपंच, पंच, बीडीसी, डीडीसी को बोलना है कि भाई ठीक है, हो सकता है कोई डबल ड्राउल करता होगा, एक सरकारी पेंशन लेता होगा, साथ में ऐसे बहुत होते हैं, बेईमानों की तादाद बहुत है, लेकिन सब तो नहीं है ना। तो ये पंचायती निजाम जो है ये वेरिफिकेशन में यूटिलाइज किया जा सकता है। क्या ये हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वाकई में इतना आंख होते हुए अंधा बन रहा है कि ये किसी भी सर्विस को यूटिलाइज करने के बजाय खुद इसी आदमी को, बीमार को बता रहा है कि अपने इंजेक्शन, अपना सिरिंज ला, अपना इंजेक्शन कर?
देखिए सनम साहब, पहले बहुत सारी बातें जो मुझे कहनी थी वो मेरे फाजिल साथियों ने पहले ही, जावेद साहब ने भी तर्क बता दिया है। एक माजूर की पोजीशन क्या होती है, वो घर से कैसे व्हील चेयर पर निकलता है, किस तरीके से दफ्तर तक पहुंचता है और पहुंचते पहुंचते कौन कौन सी मुश्किलात वो जो है झेलता है। उसके बाद फारूक साहब ने भी आपको बहुत सारी चीजें बताई। मेरा कहना ये चीज है कि अगर आप वेरिफिकेशन करते हो, मान लीजिए जिस मुसीबत में आप लोग जो सेक्रेटरीट के अंदर बैठे हुए हो, क्या आप लोगों को इतना भी कॉमन सेंस या कॉमन माइंड नहीं है कि एक बुजुर्ग 80 साल 90 साल बुजुर्गों की, जिनकी फैमिली में कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनकी जिंदगी कैसे चल रही होगी, और हमारे ये नॉनसेंस कागजात जो साथ साथ हमने मांगे हैं वो कैसे दफ्तरों से पूरा करेगा, उसके साथ कौन आएगा, उसको कौन एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर में ले जाएगा। फिर 1000 रुपया अगर आप महीने का देते हो, 10,000 रुपया उसका खर्चा आ जाएगा ये कागज तैयार करने पर। फिर उसके बाद अगर आप करना ही चाहते हो तो साहब आपके पास ऐसे लोगों के लिए जो माजूर लोग हैं, डिसेबल्ड लोग हैं या एज्ड लोग हैं, अपने सोशल वेलफेयर महकमे के लोगों को ऑनलाइन मशीनें साथ लेकर घर घर क्यों नहीं भेजते, होम पर जाकर उनकी वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, आपके पास मुतलका हर गांव के अंदर इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, गांव के अंदर पंचायत का, थ्रू पंचायत करवाइए वेरिफिकेशन करके अपने गांव के जितने भी पेंशनर्स हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट को साथ रख के पंचायत जो है वहां से वेरिफिकेशन करके आपके दफ्तर में सबमिट करवाएगी। इसी तरीके से टाउन के अंदर जो लोग हैं वहां पर आपका काउंसलर मौजूद है, काउंसलर उनको साथ लेकर घर घर जाकर उन लोगों की, माजूर लोगों की और बुजुर्ग लोगों की पहले मेरा सवाल एक और भी उठ रहा है यहाँ पे। सवाल ये है कि ये ऑलरेडी वेरीफाइड है ना, इनकी वेरिफिकेशन हुई है। अच्छा, उसके बाद क्या वो सरकारी इदारों ने नहीं किया, क्या वो तहसीलदार ने नहीं किया? उसके बाद हाँ, ये एक अहम सवाल है कि साहब इससे पहले जब सरकारों ने जब पेंशन लगाई थी उस वक्त भी मेडिकल बोर्ड थे, वो भी डॉक्टर थे। आज के डॉक्टर, आज के मेडिकल बोर्ड आपके कोई आसमान से थोड़े उतरे हैं जी। उस वक्त जिन अफसरों ने लगाई थी उन्होंने भी वेरिफिकेशन करके डेट ऑफ बर्थ भी दी थी, रेजिडेंशियल प्रूफ भी दिया था, जेके बैंक की कॉपी भी दी थी, आपके डोमिसाइल जिसको आज कहते हैं उस वक्त का स्टेट सब्जेक्ट लगा हुआ है। क्या स्टेट सब्जेक्ट की वो जो है उसकी कोई कीमत नहीं थी, या उन अफसरों की कोई कीमत नहीं थी, उन अदारों की कोई कीमत नहीं थी? मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी सजा हमारे लोगों को देना चाहते हैं? एक दिन एक ऑर्डर आता है, बिजली के मामले पर तुम सजा दे रहे हो, पानी के मामले पर तुम सजा दे रहे हो। आज ये बुजुर्ग बचे थे हमारे बूढ़े और माजूर, आज इनको भी आप जो है इस बहाने से पेंशन से महरूम करना चाहते हो। मैं शफीक साहब आपको रोकना चाहूंगा। जावेद साहब जो हैं वो हमारे कश्मीर के रहने वाले हैं, बहुत मुसीबत से गुजरे हैं और बहुत तकलीफ इन्हें हुई है। जावेद साहब इस सारे अलमिया के विटनेस भी हैं। जावेद साहब अपने जो साथ दूसरे लोग जो है, जो फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग हैं, उनके लिए भी बात करते रहते हैं। जावेद साहब, कितना दर्दनाक है सिचुएशन हमारे आपसे साथ जुड़े जो लोग हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। मैं अपने बुजुर्गों की बात नहीं करूंगा, मैं फिजिकली जो चैलेंज्ड लोग हैं, 1000 रुपया अगर उन्हें सरकार देती है, शुक्रिया मोदी जी का, लेकिन ये ब्यूरोक्रेसी जो वहां पे है, ये जो बीच में रोड़े कितना अटका रही है, अब कब जो है ये भी एक रोड़ा ही है। पिछले कई सालों से ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम चल रही है और हर साल यही होता है कि वेरिफिकेशन होती है। और जैसे कि आपने कहा कि पहले से ही आधार कार्ड हमारा है, हमें ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की। पहले से ही हमारे जो जितने भी ये लोग हैं, माजूर लोग हैं, उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स है और वो भी ऑनलाइन है, उसका बाज़ाब्ता ऑनलाइन तौर पे यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है और उसकी सर्टिफिकेशन हो रही है। मतलब इससे बड़ा हमारा वेरिफिकेशन कुछ नहीं हो सकता है। और वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट में डायरेक्टली कार्ड वो प्रोवाइड करते हैं और यहाँ के सीएमओ साहब हमें लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारी वेरिफिकेशन होती है। लेकिन उसके अलावा ये आप देखें कि एक बच्चा जो मेंटल इलनेस का शिकार है, मेंटल डिसेबिलिटी का शिकार है, उसको डॉक्टर के पास लेना, फिर से ए सर्टिफिकेट मांगना, उसका कागज लेना, और सबसे बड़ी बात
किसी जज के सामने उसकी एफिडेविट की तस्दीक करना, जज साहब किसी को ये नहीं कह सकते कि चलो आपका बच्चा माजूर है मैं आपके घर आ जाऊंगा। ये इसलिए ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा मसला बन चुका है कि हमें आप बताएं कि जो बंदा घर में नहीं टिक पाता है, वो दवाइयों पे मुनस्सिर है, कोई बेड रिडन है, किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, उसको जज के सामने हम कैसे प्रोड्यूस करें और वो एफिडेविट बनाए? कौन सा जज हमें बोलेगा कि चलो उसकी आपकी बड़ी परेशानी है और मैंने देख लिया एफिडेविट हो चुका है? एफिडेविट तभी वो बनाते हैं जज साहब जब बराबर लोगों को देखते हैं। तो डिसेबल लोगों के लिए कोई मान लीजिए अनंतनाग के उस इलाके से है जहां से मुंसिप तक पहुंचना कम से कम 20-30 किलोमीटर का फासला है, तो हमें 4000-5000 गाड़ी लेती है, फिर भी पता नहीं कि जैसा आप उस दिन होंगे या नहीं होंगे। ये आम मतलब इस बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है जब हमारे कानून बनाने वाले, ठीक है कानून जरूरी है, लेकिन वो कानून जिससे आवाम को तकलीफ हो उस कानून की जरूरत भी नहीं है। फारूक ताली, लास्ट पे मैं जानना चाहूंगा, हमारे पास आंगनवाड़ी, हमारे पास पंचायती राज, हमारे पास स्कूलों का एक बहुत बड़ा जाल है और सबके पास हमारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, कौन आउट ऑफ स्कूल्स है, कौन आंगनवाड़ी के साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, कौन बुजुर्ग कितने बंदे हैं, ओल्ड एज कितने लोग हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इन चीजों पे जाएंगे तो आप मान लीजिए कि 60% लोग ऐसे होंगे जो मोस्ट डिजर्विंग होंगे और वो छूट जाएंगे और उनको पेंशन नहीं। फारूक साहब, मैं जरा जानना चाहूंगा, हमारी सरकार को ये जमीनी हकायक नजर नहीं आ रहे क्या? ठीक है हमारे कुछ टॉप ब्यूरोक्रेट्स रियासत के बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी है वो उन्हें बता सकती है, उन्हें जब ये मीटिंग्स होती हैं वहाँ पे क्या वो सिर्फ ताली बजाने के लिए जाती हैं या वो वहाँ पे उनको हकायक बता सकते हैं कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, ये बिहार नहीं है, गुजरात नहीं है, जम्मू कश्मीर का एनवायरमेंट अलग है, जम्मू कश्मीर के हालात अलग है, और ये सिर्फ कश्मीर में नहीं है, जम्मू में भी यही हाल है। आप क्योंकि ब्यूरोक्रेसी में रहे। सनम जी, एक्चुअली जो हमारे मिडल रंग के जो ऑफिसर्स हमारी योगी के हैं, या तो ये अपनी सीनियर ब्यूरोक्रेट से डरते हैं तो ये जमीनी हकायक इनको नहीं बता सकते, या तो ये सजेशन देते हैं लेकिन अपर ब्यूरोक्रेसी मतलब इनकी इस सजेशन का, इनके इन सुझावों को मतलब खातिर में नहीं लाते। मेरी गवर्नमेंट से चीफ सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है और जो कमिश्नर सेक्रेटरी होंगे इससे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के और डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की मेरी गुजारिश है कि इन बुजुर्ग, नातमान, बेवाओं और स्पेशली एबल्ड लोगों या दूसरे जुमरे जो इसमें आते हैं, इनका ख्याल करते हुए या तो तहसील लेवल पर जो सोशल वेलफेयर आर्टिस्ट एहलकार काम करते हैं और उनका असर वो खुद देखें और खुद वे रिवेरीफाई करें। दूसरी बात ये, क्या एक 70-80 साल, मैं पहले जावेद साहब से इजाजत लूंगा। जावेद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद साहब आप आराम से रहिए, मैं आपसे इजाजत लूंगा, आप रहिए आराम से, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है इस तरह हमारे साथ जुड़ने में। आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक ताली, जरा आप कंटिन्यू करिएगा। क्या एक 70 साल बूढ़ा, 80 साल बूढ़ा, लाचार, बेरा, मददगार, जब वो इस सोशल वेलफेयर ऑफिसर या एहलकार के पास ऑफिस में जाता है, क्या इनकी आंख से इनको ये नहीं दिखाई देता कि इसकी उम्र 60 साल से ऊपर होगी, 80 साल होगी? चलिए फारूक साहब, लास्ट में एक मिनट में शफीक मीर से लूंगा, लास्ट में मेरा समय जो टाइम है इस प्रोग्राम का। शफीक मीर, क्या हमारी सरकार को कोई बस ऐसा समझाएगा? सनम साहब, तो सरकार को समझाने के लिए, सरकार को सुझाव देने के लिए ही तो इन्होंने हमारे नाम नेहाद इंस्टीट्यूशन बनाए थे, हमारी पंचायतें बनाई थी, हमारे बीडीसी बनाए थे, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स बनाई थी, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट तो हमारे तहत दिया गया है। और कम से कम हमसे तो राय ले लेते कि हमारे गांव के अंदर क्या पोजीशन है, हमारा जो बुजुर्ग है वो कैसे वेरीफाई करेगा, हमारा जो माजूर है वो किस तरीके से दफ्तर में आएगा। सुझाव देने के लिए अगर हमें बनाया गया था तो हमसे कौन सा सुझाव लिया गया? चलिए शफीक साहब, मैं तो अफसरों की बात नहीं करता हूं, मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर पंचायत सिस्टम के तहत आपने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट रखा हुआ है, जब आपने ये फरमान जारी किया, क्या आपने किसी पंचायती अदारे को कंसल्ट किया
बहुत शुक्रिया शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक तालिब मेरे से ज्वाइन करने के लिए। मुद्दा आवाम का डिबेट हम कर रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्गों को इस उम्र में 60, 70, 80 साल की उम्र में क्यों लताड़ने की कोशिश की जा रही है, क्यों जो फिजिकली चैलेंजेड लोग हैं उन्हें एक तरह से मुसीबत का शिकार किया जा रहा है। ये बड़ा मुद्दा है और सरकार में अगर उनको मिडिल रंग ब्यूरोक्रेसी नहीं बता रही है तो हम बता रहे हैं कि आपके इन फैसलों से, इस तरह के अहकामात से आपके अवाम के तय, क्योंकि सरकार बगैर अवाम के कुछ नहीं कर सकती है, तो अवाम में नाराजगी हो रही है, अवाम में एक तरह से दूरी हो रही है। तो कोशिश करिएगा इंस्टेड ऑफ दूरी नज़दीकियाँ होनी चाहिए। तो फिलहाल आज का डिबेट बस इतना ही। आज के डिबेट से मुझे दीजिए इजाज़त। जिंदगी रही फिर करेंगे मुलाकात इंशाल्लाह रात 9:30 बजे होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। पलक सहगल आ रही है, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।